नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। तो भूटान से लौटते ही घायलों को देखने अस्पताल पहुंचे पीएम। 26/11 हमले जैसी रची गई थी साजिश। एक्टर धर्मेंद्र अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। गोविंदा को अस्पताल में किया गया भर्ती। नेविल टाटा बने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के नए ट्रस्टी। और चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से, जहां पीएम मोदी ने दिल्ली लाल किला धमाके में घायल लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। मोदी बुधवार दोपहर 2 बजे के करीब भूटान दौरे से लौटे थे। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से सीधे एलएनजेपी अस्पताल गए। धमाके को लेकर अब नए खुलासे हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों की 200 बम से 26/11 जैसे हमले की साजिश थी। दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद को निशाना बनाया जाना था। दिल्ली के लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और गौरी शंकर मंदिर जैसे प्रमुख स्थलों को चुना था। इनके अलावा देश भर के रेलवे स्टेशनों और बड़े मॉल्स भी टारगेट पर थे। तो देखिए, सूत्रों के मुताबिक यह साजिश जनवरी से चल रही थी। आतंकी मॉड्यूल का संबंध पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद संगठन से बताया जा रहा है। आतंकी पिछले कई महीनों से 200 बम आईईडीज बनाने की तैयारी कर रहे थे। जांच एजेंसियों का कहना है कि आतंकियों का मकसद धार्मिक स्थलों पर हमला कर देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाना था। इसके लिए उन्होंने कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग के कुछ डॉक्टरों को चुना ताकि वे बिना रोक टोक कहीं भी जा सके। सूत्रों के अनुसार कार ने किसी टारगेट को टक्कर नहीं मारी, न किसी बिल्डिंग में घुसी, यानी यह सुसाइड कार बॉम्बिंग जैसा हमला नहीं था। उमर विस्फोट में मारा जा चुका है। पुलिस ने उसकी मां का डीएनए सैंपल लिया है ताकि धमाके के अवशेष में मिले शव के टुकड़ों की पहचान हो सके। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सोमवार शाम करीब 6:52 पर सफेद i20 कार में ब्लास्ट हुआ था। इसमें 12 लोगों की मौत हुई। सूत्रों का कहना है कि कार में विस्फोटक सामग्री नहीं वही थी जो फरीदाबाद से 10 नवंबर को धमाके से पहले जब्त की गई थी। भूटान से लौटते ही आपको बता दें कि पीएम मोदी घायलों को देखने पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे एलएनजेपी अस्पताल प्रधानमंत्री पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। तो पीएम मोदी ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए, पीएम मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो है एलएनजेपी अस्पताल सीधे पीएम मोदी पहुंचे। भूटान दौरे पर थे पीएम मोदी, जिसके बाद आपको बता दें कि दिल्ली बम धमाके में घायल हुए घायलों से जो है मिलने के लिए एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे। आपको बता दें कि अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की पीएम मोदी ने। ये तस्वीरें आप एलएनजेपी अस्पताल की देख रहे हैं, जहां पीएम मोदी घायलों से मिलने पहुंचे थे। तो देखिए, मोदी बुधवार दोपहर 2 बजे के करीब भूटान दौरे से लौटे थे और एयरपोर्ट से सीधे एलएनजेपी अस्पताल गए। धमाके को लेकर अब नए खुलासे हो रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आतंकियों की 200 बम से 26/11 जैसे हमले की साजिश थी। दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद को निशाना बनाया जाना था। दिल्ली के लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और गौरी शंकर मंदिर जैसे प्रमुख स्थानों को चुना था। तो देखिए, इनके अलावा देश भर के रेलवे स्टेशनों और बड़े मॉल्स भी टारगेट पर थे। और आपको बता दें, सूत्रों की माने तो यह साजिश जनवरी से चल रही थी और आतंकी मॉड्यूल का संबंध पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद संगठन से बताया जा रहा है। आतंकी पिछले कई महीनों से 200 बम बनाने की तैयारी कर रहे थे और जांच एजेंसियों का कहना है कि आतंकियों का मकसद धार्मिक स्थलों पर हमला कर देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाना था। इसके लिए उन्होंने कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग के कुछ डॉक्टरों को चुना ताकि वे बिना रोक टोक कहीं भी जा सके। और सूत्रों के अनुसार कार ने किसी टारगेट को टक्कर नहीं मारी और न ही किसी बिल्डिंग में घुसी, यानी यह सुसाइड कार बॉम्बिंग जैसा हमला नहीं था। उमर विस्फोट में मारा जा चुका है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली में लाल किला के पास 10 नवंबर को हुए धमाके के पीछे जैश-ए-मोहम्मद का नया व्हाइट कलर टेरर मॉड्यूल उजागर हुआ है। इस मॉड्यूल में डॉक्टर, प्रोफेसर और महिला सदस्य शामिल थे जो पाकिस्तानी हैंडलर्स के सीधे संपर्क में थे। जांच में पता चला है कि यह नेटवर्क मेडिकल प्रोफेशन और शैक्षणिक संस्थानों की आड़ में काम कर रहा था और हरियाणा के फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर के पुलवामा और यूपी के सहारनपुर सहित कई इलाकों से जुड़ा था। इसकी शुरुआत धमाके से 37 दिन पहले 4 अक्टूबर को सहारनपुर में एक शादी में हुई थी। इसके बाद ग्रुप ने फौजियों को धमकाने वाले पोस्टर, हथियार, विस्फोटक और फंडिंग के नेटवर्क तैयार करना शुरू किया।
सुरक्षा एजेंसियों को कश्मीर में 19 अक्टूबर को जैश के पोस्टर देखने से मॉड्यूल के एक्टिव होने का सुराग मिला। जांच में सामने आया कि नेटवर्क की सबसे अहम महिला सदस्य डॉक्टर शाहीन सईद थी। वह जैश सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर से जुड़ी थी। आपको बता दें कि जांच में पता चला है कि यह मॉड्यूल 4 अक्टूबर को एक्टिव हुआ था, जब सहारनपुर में डॉक्टर आदिल की शादी डॉक्टर रुकैया से हुई थी। शादी में कुछ खास मेहमान शामिल थे, जिनकी पहचान एजेंसियां कर रही है। शादी के अगले दिन इस मॉड्यूल ने काम करना शुरू किया और इसका मकसद फौजियों को धमकाने वाले पोस्टर लगाना, हथियारों की सप्लाई और पैसों का इंतजाम करना था। डॉक्टर आदिल लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल चैनल संभालता था। नेटवर्क का प्लान था कि मेडिकल प्रोफेशन की आड़ में फंडिंग और ट्रांसपोर्टेशन चैनल बनाए जाए। जांच की शुरुआत तब हुई जब कश्मीर के नौगाम इलाके में 19 अक्टूबर को जैश के पोस्टर दिखे। पुलिस ने केस दर्ज किया और 27 अक्टूबर को फिर से 25 से ज्यादा पोस्टर लगे। 50 अधिकारियों की टीम ने 60 सीसीटीवी कैमरे खंगाले। 31 अक्टूबर को डॉक्टर आदिल फुटेज में दिखा, जो पोस्टर लगाने वाले इलाकों में घूम रहा था। फोन सर्विलांस से पता चला कि वह पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क में था। उसकी लोकेशन सहारनपुर मिली और 6 नवंबर को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से AK-47, ग्रेनेड और विस्फोटक बरामद हुए। पूछताछ में उसने बताया कि फरीदाबाद में पड़ा रहे डॉक्टर मुजम्मिल के पास भारी मात्रा में विस्फोटक है। इसके बाद 9 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस फरीदाबाद पहुंची और अगले दिन मुजम्मिल को पकड़ लिया गया। दिल्ली धमाका 37 दिन पहले शादी में आतंकियों का ये ग्रुप बना था और पाकिस्तानी हैंडलर से कश्मीर से लगे पोस्टर से जो है ये नजर आए और मॉड्यूल की अहम कड़ी भी डॉक्टर शाहीन सईद निकली। 4 अक्टूबर को ये मॉड्यूल एक्टिव हुआ था और पोस्टर से ही पहला सुराग मिला। तो देखिए, दिल्ली में लाल किला के पास 10 नवंबर को हुए धमाके के पीछे जैश-ए-मोहम्मद का नया व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल उजागर हुआ है। इस मॉड्यूल में डॉक्टर, प्रोफेसर और महिला सदस्य शामिल थे, जो पाकिस्तानी हैंडलर्स के सीधे संपर्क में थे। तो जांच में पता चला है कि यह नेटवर्क मेडिकल प्रोफेशन और शैक्षणिक संस्थानों की आड़ में काम कर रहा था और हरियाणा के फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर के पुलवामा और यूपी के सहारनपुर सहित कई इलाकों से जुड़ा था। इसकी शुरुआत धमाके से 37 दिन पहले 4 अक्टूबर को सहारनपुर में एक शादी से हुई थी। इसके बाद ग्रुप ने फौजियों को धमकाने वाले पोस्टर, हथियार, विस्फोटक और फंडिंग के नेटवर्क तैयार करना शुरू किया। सुरक्षा एजेंसियों को कश्मीर में 19 अक्टूबर को जैश के पोस्टर दिखने से मॉड्यूल के एक्टिव होने का सुराग मिला और जांच में सामने आया कि नेटवर्क की सबसे अहम महिला सदस्य डॉक्टर शाहीन सईद थी। और देखिए, बॉलीवुड जगत से एक और बड़ी खबर सामने आई है। अभिनेता गोविंदा को 11 नवंबर की रात तेज सिरदर्द और चक्कर आने के बाद मुंबई सिटी केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अब एक्टर के मैनेजर ने घर पर अचानक बेहोश होने के बाद उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने उनकी एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक्टर की सेहत पर करीब से नजर रखी जा रही है। उनकी जांच रिपोर्ट का इंतजार है। सिन्हा ने बताया कि गोविंदा को तेज सिरदर्द था और सिर में भारीपन महसूस हो रहा था। उन्हें चक्कर भी आ रहे थे, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह दी। डॉक्टर जांच कर रहे हैं। उन्हें रात में भर्ती कराया गया था। और आपको बता दें कि धर्मेंद्र का हालचाल लेने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल भी गोविंदा पहुंचे थे। खुद गाड़ी ड्राइव करके धर्मेंद्र से मिलने पहुंचे। हॉस्पिटल से बाहर निकलते वक्त एक्टर परेशान और मायूस दिखाई दिए। हाल ही में गोविंदा ट्विंकल खन्ना और काजोल के चैट शो टू मच में भी नजर आए थे। गोविंदा शो पर अपने दोस्त चंकी पांडे संग पहुंचे थे, जहां उन्होंने ट्विंकल और गोविंदा शो पर अपने दोस्त चंकी पांडे संग पहुंचे थे, जहां उन्होंने ट्विंकल और काजोल के साथ खूब मस्ती मजाक किया। दोनों एक्ट्रेस संग वो पुरानी यादें शेयर की। 61 साल की उम्र में भी गोविंदा ने खुद को काफी मेंटेन किया हुआ है। फैंस उनके कमबैक का इंतजार कर रहे हैं। वो भले ही फिल्मों से दूर रहे हैं, लेकिन रियलिटी शो में बतौर गेस्ट नजर आते हैं। गोविंदा की हेल्थ के बारे में जानने के बाद चाहने वाले जल्द ही उनके ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। तो देखिए, बॉलीवुड जगत से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां गोविंदा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीती रात से सिर में तेज दर्द था और सेहत पर पैनी नज़र गोविंदा की रखी जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि फैंस उनके ठीक होने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं।
तो देखिए, धर्मेंद्र से मिलने के लिए हॉस्पिटल भी पहुंचे थे गोविंदा और खुद कार ड्राइव कर ब्रिज के इंडिया अस्पताल पहुंचे थे और अस्पताल से लौटते वक्त काफ़ी मायूस भी गोविंदा नजर आए। और आपको बता दें कि इसके बाद ये एक और खबर सामने आई कि अभिनेता गोविंदा को 11 नवंबर की रात तेज सिरदर्द और चक्कर आने के बाद मुंबई सिटी केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो देखिए, अब एक्टर की मैनेजर ने घर पर अचानक बेहोश होने के बाद उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। गोविंदा की मैनेजर शशि सिन्हा ने उनकी एजेंसी से बात करते हुए कहा कि एक्टर की सेहत पर करीब से नजर रखी जा रही है। और टाटा ट्रस्ट ने चेयरमैन नोएल टाटा के बेटे नेविल टाटा को अपने फ्लैगशिप सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में शामिल किया है। ये नियुक्ति 12 नवंबर से प्रभावी हो गई और 3 साल के लिए है। बोर्ड ने नेविल की इस नियुक्ति को एकमत से मंजूरी दी है। साथ ही टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन इमेरिटस वेणु श्रीनिवासन को सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट का ट्रस्टी और वाइस चेयरमैन फिर से बनाया गया है। वहीं टाटा ग्रुप के अनुभवी व्यक्ति भास्कर भट्ट को भी बोर्ड में जगह मिली है। इन दोनों की नियुक्ति भी 3 साल के लिए की गई है और 12 नवंबर 2025 से प्रभावी हो गई है। अब एसडीटीटी बोर्ड में 7 ट्रस्टी हो गए हैं। नेविल टाटा नोएल टाटा के सबसे छोटे बेटे हैं। वो पहले से छोटे टाटा ट्रस्ट जैसे जेआरडी टाटा ट्रस्ट, आरडी टाटा ट्रस्ट, टाटा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट और टाटा मेडिकल सेंटर ट्रस्ट के बोर्ड में शामिल है। टाटा ट्रस्ट ने स्टेटमेंट में कहा है कि एसडीटीटी बोर्ड ने नेविल की नियुक्ति को एकमत से अप्रूव किया। भास्कर भट्ट भी टाइटन में नोएल के साथ काम कर चुके हैं। उन्हें भी 3 साल के लिए शामिल किया गया। नोएल टाटा ही एसडीटीटी के परमानेंट ट्रस्टी है। नेविल मीडिया से दूर रहते हैं। टाटा ग्रुप के पब्लिक इवेंट्स में कम दिखते हैं, लेकिन लीडरशिप समिट में रेगुलर आते हैं। नेविल ट्रेंड जो उनकी दादी सिमोन टाटा ने शुरू किया था से भी जुड़े हैं। लंदन के बेज बिजनेस स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की है। उनकी शादी मानसी टाटा से हुई है, जो टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की वाइस चेयरपर्सन है। आपको बता दें कि नई दिल्ली नेविल टाटा सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के नए ट्रस्टी बनाए गए हैं। टाटा ट्रस्ट में नई पीढ़ी की एंट्री नोएल टाटा के बेटे नेविल बोर्ड में शामिल हुए हैं। 33 साल के नेविल टाटा को एसडीटीटी बोर्ड में 3 साल का कार्यकाल मिला है। विष्णु श्रीनिवासन फिर से एसडीटीटी के वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं। भास्कर भट्ट को भी एसडीटीटी बोर्ड में जगह मिली है और अब एसडीटीटी बोर्ड में कुल 7 ट्रस्टी होंगे। नेविल टाटा की नियुक्ति बोर्ड में सर्वसम्मति से मंजूर की गई है। नोएल टाटा एसडीटीटी के परमानेंट ट्रस्टी है। नेविल पहले से 4 टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में सक्रिय हैं। ट्रेंट से भी जुड़े हैं नेविल और दादी सिमोन टाटा की विरासत से भी संबंध है। साथ ही लंदन के बेज बिजनेस स्कूल के ग्रेजुएट है नेविल टाटा। नेविल की लीडरशिप समिट में नियमित उपस्थिति है और टाटा ट्रस्ट में नई लीडरशिप और अनुभव का संगम अब देखने मिलेगा। बीसीसीआई ने रोहित शर्मा और विराट कोहली से कहा है कि वनडे टीम में अपनी जगह बनाए रखने के लिए उन्हें घरेलू टूर्नामेंटों में हिस्सा लेना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रोहित ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी उपलब्धता की जानकारी दे दी है। विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत 24 दिसंबर से होगी। हालांकि विराट कोहली ने अभी तक दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को इस टूर्नामेंट में खेलने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। विराट ने अभी तक विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के संबंध में कोई संदेश नहीं भेजा है। टूर्नामेंट 24 दिसंबर से शुरू हो रहा है। ऐसे में संभव है कि वह टीम चयन से पहले डीडीसीए को सूचित करे। कोहली और रोहित ने पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया में हुई वनडे सीरीज में हिस्सा लिया था। दोनों ने लगभग 7 महीने बाद भारतीय टीम में वापसी की थी। उस सीरीज के आखिरी मैच में दोनों दिग्गज बल्लेबाजों के बीच विजयी साझेदारी देखने को मिली थी। रोहित ने 3 में से 2 मैचों में शानदार प्रदर्शन किया और तीसरे मैच में शतक जड़ा, जबकि कोहली ने शुरुआती 2 मैचों में 0 पर आउट होने के बाद वापसी करते हुए नाबाद 87 रन बनाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट ने दोनों खिलाड़ियों को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि यदि वे भारत के लिए खेलना जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना होगा। चूंकि दोनों ही खिलाड़ी 2 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, इसलिए मैच फिटनेस बनाए रखने के लिए उन्हें घरेलू मुकाबलों में हिस्सा लेना जरूरी है। रोहित और कोहली ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था। इसके बाद
2024-25 के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद दोनों ने टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया था। फिलहाल रोहित मुंबई की शरद पवार इंडोर अकादमी में अभ्यास कर रहे हैं, जबकि कोहली अधिकतर समय लंदन में अपने परिवार के साथ बिता रहे हैं। तो देखिए, बीसीसीआई ने रोहित शर्मा और विराट कोहली से कहा है कि वनडे टीम में अपनी जगह बनाए रखने के लिए उन्हें घरेलू टूर्नामेंटों में हिस्सा लेना होगा। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि रोहित ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी उपलब्धता की जानकारी दे दी है। वहीं विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत 24 दिसंबर से होगी। हालांकि विराट कोहली ने अभी तक दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को इस टूर्नामेंट में खेलने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। विराट ने अभी तक विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के संबंध में कोई संदेश नहीं भेजा है। और बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए बिहार में 2 चरणों में मतदान हुआ। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को हुई। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ गए हैं। सभी एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। एग्जिट पोल में महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। तो देखिए, बिहार चुनाव का एग्जिट पोल आप देखिए, जहां बिहार के महा एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिला है। और साथ ही आपको बता दें कि मेट्राइज आईएनएस का एग्जिट पोल है, जिसमें एनडीए को 100 तो देखिए, बिहार का एग्जिट पोल आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं, जहां दैनिक भास्कर का अगर एग्जिट पोल देखा जाए तो एनडीए को 160 में से 145 सीटें मिल रही हैं, महागठबंधन 73, 98 और अगर पीपल पल्स की बात करें तो एनडीए को 159 में से 133 और महागठबंधन 87, 102 और अन्य 3 8 पर है। अगर पोल स्ट्रेट की बात करें एग्जिट पोल की, तो कुल सीटें 243 है। एनडीए को 148 से 133, महागठबंधन 102 से 87 और अगर राइक्स नाउ की बात करें तो माफ कीजिए, टाइम्स नाउ की बात करें तो कुल सीट 243 है। एनडीए चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली धमाके की जांच में इंदौर के महू से कनेक्शन सामने आए हैं। जांच में पता चला है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी का मूल निवास महू था। करीब 25 साल पहले उनका परिवार महू छोड़कर दिल्ली चला गया था। इंदौर पुलिस ने महू में उसके पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए हैं। जांच में पता चला है कि जवाद का परिवार पहले स्थानीय कारोबार में शामिल था और उसके भाई के खिलाफ महू थाने में धोखाधड़ी का पुराना मामला दर्ज था। पुलिस टीम जवाद के पुराने ठिकानों की जांच कर रही है ताकि महू में उसकी गतिविधियों और संदिग्ध संपर्कों का पता लगाया जा सके। केंद्रीय एजेंसियां दिल्ली धमाके की जांच में सक्रिय है और इंदौर पुलिस उनके साथ समन्वय कर रही है। स्थानीय लोग इस खुलासे के बाद चर्चा कर रहे हैं कि धमाके का आरोपी कभी महू में रहा करता था। मामला अभी पता चला है, हमको भी मीडिया के थ्रू ही पता चला है, तो अभी हम देख रहे हैं, जांच कर रही है। वी गेटिंग पीसेस टुगेदर, तो अभी जांच। अल फलाह कॉलेज आई थिंक फरीदाबाद में है, यूनिवर्सिटी नहीं। वो हम लोग देखेंगे उसमें। अभी तक तो यूनिवर्सिटी होने का कोई प्रमाण नहीं आया है। इट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड आई विल बी एबल टू कमेंट वंस थिंग्स आर फाइनलाइज्ड। महू से कनेक्शन क्या है ये हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं और जांच जारी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से दिल्ली बम धमाकों को लेकर 5 डॉक्टरों ने वहां पढ़ाई की थी, अब नया कनेक्शन सामने आ रहा है, जिसमें जवाद सिद्दीकी नामक व्यक्ति जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के डायरेक्टर पद पर मौजूद हैं और उन्हीं का ये कॉलेज है। ये देख सकते हैं आप, मैं इस समय इंदौर के समीप महू में मौजूद हूँ और यही वो मकान है जवाद सिद्दीकी का। मूल रूप से जवाद सिद्दीकी महू का रहने वाला था। मैं आपको बता दूं, अल फलाह जो यूनिवर्सिटी है उसको लेकर तमाम जो बातें हैं ब्लास्ट को लेकर सामने आई है। मैं आपको बता दूं, जवाद सिद्दीकी ने महू में एक इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू की थी। उसका नाम भी अल फलाह इन्वेस्टमेंट कंपनी था, जहां पर लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट लोगों ने किया था और जवाद सिद्दीकी इसे लेकर यहाँ से फरार हो गया था। पिछले 30 सालों से
इनका परिवार दिल्ली में ही रह रहा है। इनके पिता जो है वो महू के जो शहर काजी थे और उनकी अब मृत्यु हो चुकी है। तो जवाद सिद्दीकी का नाम इस पूरे मामले में सामने आया है और सामने आने के बाद जवाद सिद्दीकी का जो कनेक्शन है अल फलाह यूनिवर्सिटी से आ रहा है और जिसमें यूनिवर्सिटी इसी में पांचों डॉक्टर्स यहाँ पढ़ाई किए हुए थे। तो देख सकते हैं ये वही मकान है जवाद सिद्दीकी का जिसका कनेक्शन दिल्ली बम धमाके में सामने आ रहा है और जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उसके ये डायरेक्टर बताए जा रहे हैं। ललित शर्मा, IND24 महू। और दिल्ली ब्लास्ट की जांच में कानपुर कनेक्शन सामने आया है। पुलिस ने ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल की सहयोगी डॉक्टर शाहीन को भी गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि शाहीन पहले कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रही थी। शाहीन ने 2006 में फार्माकोलॉजी विभाग में ज्वाइन किया था, लेकिन 2013 में बिना सूचना दिए कॉलेज छोड़ दिया। इसके बाद 2021 में कॉलेज प्रशासन ने उसे बर्खास्त कर दिया था। देश की राजधानी दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट का कानपुर कनेक्शन निकल के सामने आया है। डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद जो जांच एजेंसी की टीम है उन्होंने डॉक्टर मुजम्मिल की सहयोगी डॉक्टर शाहीन को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है जो डॉक्टर शाहीन है वो इसी GSVM मेडिकल कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात थी। उनकी तैनाती इस कॉलेज में 2006 में हुई थी और 2006 से लेकर 2013 तक वो इसी कॉलेज में तैनात रही। तैनाती के दौरान उन्होंने यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया भी है। बताया जा रहा है कि 2013 से वो लगातार अनुपस्थित हो गई, जिसके बाद जो यहाँ के कॉलेज का प्रशासन है उसने उसको नोटिस भी दी। नोटिस का जवाब न मिलने पर 2021 में उसके विरुद्ध बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। जांच रिपोर्ट में अब आगे की दर पर दर फाइलें खोली जा रही हैं। बताया जा रहा है कल दोपहर को जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं ATS की टीम यहाँ पर छानबीन करने आई थी। जो जरूरी दस्तावेज थे उनको अपने साथ लेके गई। हालांकि यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो कुछ भी बताने से साफ बचते नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र के साथ अदीब हसन, IND24 कानपुर। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां लखीमपुर खीरी के सेरेचा में किसानों ने अपनी फसलों को बंदरों से बचाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। गन्ने की फसल को बंदरों से लगातार हो रहे नुकसान से परेशान किसानों ने अब भालू का रूप धारण कर बंदरों को भगाने की रणनीति बनाई है। किसान भालू के कपड़े पहनकर खेतों में गश्त कर रहे हैं, जिससे बंदर डरकर दूर भाग रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस उपाय से उन्हें सफलता मिल रही है और कई दिनों से बंदर उनके खेतों के पास नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, लखीमपुर खीरी से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां फसलों को बंदरों से बचाने का एक अनोखा तरीका किसानों ने निकाला है। किसान खुद भालू बनकर फसलें बचा रहे हैं। गन्ने की फसल को बचाने के लिए नई तरकीब निकाली गई है। भालू रूपी किसानों से बंदर डरे और अब खेतों से दूर है। तो देखिए, लखीमपुर खीरी में किसानों ने फसलों को बंदरों से बचाने के लिए ये नया तरीका अपनाया है। और उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अंतर्गत चंसुरा गांव में एक बाघ के घुसाने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सुबह करीब 7 बजे स्थानीय लोगों ने बाघ को रहवासी इलाके में देखा, जिसके बाद उन्होंने तुरंत वन विभाग और पुलिस को सूचना दी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन की टीम हाथी दल के साथ मौके पर पहुंची और बाघ की निगरानी शुरू की। फिलहाल बाघ स्थानीय विष्णु साहू और सुरेश साहू के घरों के पास 5 से 10 मीटर की दूरी पर देखा जा रहा है। ग्रामीण अपने घरों की छतों से बाघ की मौजूदगी के वीडियो बना रहे हैं। विभाग की टीम लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है। और एक्टर धर्मेंद्र को बुधवार सुबह मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उनके परिवार ने फैसला किया है कि अब उनका इलाज घर पर ही किया जाएगा। यह जानकारी उनके डॉक्टर ने दी। वहीं धर्मेंद्र के डिस्चार्ज होने के बाद परिवार ने प्राइवेसी की अपील करते हुए आधिकारिक बयान में कहा कि धर्मेंद्र जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और अब वे घर पर आराम करेंगे। हम मीडिया और लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे किसी तरह की अफवाह न फैलाएं और इस समय उनकी तथा परिवार की प्राइवेसी का सम्मान करें। हम सभी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने धर्मेंद्र जी की अच्छी हेल्थ और लंबी उम्र के लिए दुआ की। कृपया उनका सम्मान करें क्योंकि वो आप सभी से बहुत प्यार करते हैं। तो देखिए, धर्मेंद्र को 10 नवंबर को तबीयत बिगड़ने के बाद से ही मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। सनी देओल की टीम ने मंगलवार को बताया था कि धर्मेंद्र की सेहत में सुधार आ रहा है। उनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआ करिए।
तो देखिए, परिवार ने निधन की फर्जी खबरों पर नाराजगी भी जताई थी। इससे पहले 11 नवंबर की सुबह मीडिया में एक्टर के निधन की फर्जी खबर भी सामने आई थी, जिसके बाद उनकी बेटी ईशा देओल और पत्नी हेमा मालिनी ने नाराजगी जताई थी। तो देखिए, ईशा ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर कहा था कि मीडिया पूरी तरह गलत खबरें फैला रहा है। पापा की हालत स्थिर है और वे रिकवर कर रहे हैं। हम सभी से निवेदन करते हैं कि हमारे परिवार की प्राइवेसी का सम्मान करें। पापा की जल्दी सेहतमंदी के लिए दुआ करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।